और हम हमारी किताब का सबक नंबर 4 पढ़ रहे हैं। हिस्सा 2। सबक का नाम है कार्बन और उसके मुरक्कबात। कार्बन और उसके मुरक्कबात के बारे में मैंने आपको पहली स्लाइड में काफ़ी कुछ मालूमात फराहम की हूँ, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हुए थोड़ी बहुत पहले की मालूमात को ताज़ा कर लें ताकि आपके दोबारा जहन नशीन हो जाए। अब कार्बन और मुरक्कबात दो चीज़ें हैं। कार्बन तो ये जो है एक कार्बन जो जिस तरीके से ज़मीन से हमें धातें मुयस्सर होती है, उसी तरीके से एक मादा कार्बन भी है। और उसके मुरक्कबात यानी कार्बन जब किसी और चीज़ में शामिल होता है तो शामिल होने के बाद किस किस तरीके से अलग अलग तरकीब से अपने मुरक्कबात की तश्कील करता है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि हम जो मादे देखते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, साइंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े हुए कामों का नाम ही साइंस है, लेकिन कभी कभी हम बेख्याली में वो चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन हमारी हर चीज़ में साइंस है। अगर हम महसूस करें और सोचें और गौर व फिक्र करें तो हमें पता चलेगा कि हर चीज़ में साइंस है। यहाँ तक कि खाना बनाना जो है वो भी एक केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ का चेंज होना माना जाता है। तो जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें इसलिए लेते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के साथ चलने वाला एक अहम हिस्सा बन चुका है, इसलिए। तो जैसे ही हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ज़्यादातर कार्बन वाली चीज़ें ही होती हैं, देखते हैं ना, हर चीज़ों के अंदर कार्बन शामिल होता है। 99% ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कार्बन ही शामिल होता है, जैसे खाना, हमारे कपड़े, हमारी दवाइयाँ, हमारी किताबें, मुख्तलिफ़ मुरक्कबात की शक्ल में होता है। देखो ज़मीन के अंदर भी, अब ज़मीन तो बनी है कई ऐसे गुर्रों से, जब ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल पहले एक बादल, ज़ख़्ख़ाम नामी बादल फटा था और उसके फटने की वजह से ज़मीन के ऊपर जो है वो मिट्टी, पहाड़, पत्थर का वजूद हुआ और ज़मीन का वजूद हुआ। तो उसमें भी 0.02% कार्बन शामिल है। किसमें? ज़मीन में 0.02% कार्बन के मुरक्कबात शामिल है, जबकि हवा में यानी हमारी फ़िज़ा में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में मौजूद है। जिसे हम खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, उसमें भी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। सवाल आ सकता है एक मार्क के लिए कि ज़मीन की सतह में कितना कार्बनी मुरक्कबात शामिल है, तो उसका जवाब 0.02%। और फ़िज़ा का आएगा कि फ़िज़ा में कितने परसेंट कार्बन शामिल है, तो 0.03% हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में मौजूद है। अब कार्बन की शरीके गिरफ्त बंदिश। तो शरीके गिरफ्त बंदिश क्या होती है कि कार्बन के ज़्यादातर मुरक्कबात बिजली के नाकिस मौसिल होते हैं। नाकिस मौसिल तो आप लोग समझते हैं ना, कि जिसमें से बिजली गुज़रती नहीं है। जब मुख्तलिफ़ अनासिर कार्बन से तामुलात करते हैं तो वो आयन नहीं बनते, यानी जब कार्बन किसी से तामुल करेगा तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील जो है कार्बन की, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें दो इलेक्ट्रॉनी बंदिश बनती है, गिरफ्त बनती है। इसलिए नज़दीकी जामिद गैस का तश्कील हासिल करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देती है या फिर हासिल करती है। उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। साझेदारी करने का मतलब होता है लेन देन करना। 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन वापस हासिल करेगा। और जब ये लेन देन का मामला हो जाता है तो उतनी ही ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉनों की शिरकत दूसरे अनासिर के साथ इलेक्ट्रॉनों की शिरकत के मुरक्कबात बनाती है। यानी कि जो दूसरे अनासिर है वो कार्बन दूसरे अनासिरों के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या शिरकत करके मुरक्कबात बनाता है। अब खाली कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन, जाहिर सी बात है, कार्बन ही रहेगा जब तक वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की तो गिनती नहीं होती, हमेशा इलेक्ट्रॉन की गिनती होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब तक वो किसी और को नहीं देगा और वापस वहाँ से नहीं लेगा, तब तक उसकी साझेदारी
साझेदारी नहीं होगी, ना ही मुरक्कबात की तश्कील होंगी। मुरक्कबात की तश्कील कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, और लेन देन होने के बाद जब नई चीज़ वजूद में आती है तो तब जो है मुरक्कबात की तश्कील होती है। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी अपने अनासिर के साथ इलेक्ट्रॉन की शिरकत करके सालमे की तश्कील देते हैं। सालमे की तश्कील देना मतलब कि किस तरीके से कि वो अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी शय में डालकर, और जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ से हासिल करके अपना नया सालमा बनाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की साझेदारी से सालमे बनते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि एक सैरशुदा कार्बनी मुरक्कबात। तो सैरशुदा कार्बनी मुरक्कबात के अंदर क्या होता है? ऐसे का एक एटम, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हर एक कार्बन का एक एटम दूसरे से सिंगल यानी अकहरी बंदिश के ज़रिए मुंसलिक रहता है, यानी एक ही बॉन्ड यानी एक ही हिस्से के साथ वो जब मौजूद रहता है तो वो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे मीथेन और इथेन और प्रोपेन, ये तीन ऐसे हैं जो एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड, यानी अकेले अकेले अपनी बंदिशें बनाते हैं। उनके नाम, ऐसे केमिकल्स के नाम है मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं कि कौन अपनी अकेली बंदिश बनाते हैं, जो सिंगल बॉन्ड ही बनाए रखते हैं। तो उसमें मीथेन है जिसका फॉर्मूला CH4 है। जैसे कि यहाँ पे CH4, ये क्या है? ये मीथेन है। फिर उसके बाद ये इथेन, इथेन का फॉर्मूला है C यानी कार्बन के 2 जोहरात और H6, H तो आपको पता है हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन, तो C2H6, तो मीथेन CH4, इथेन C2H6 और प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। तो ये जो है आपके इस तरीके से ये जो है ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये अकहरी बंदिश यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, यानी अपने हाइड्रोकार्बन में जिनमें हर एक कार्बन का एक एटम होता है, वो एक एटम दूसरे के साथ अपने आप ही बंदिश कर लेता है, और जिसकी वजह से वो अकेले सिंगल बॉन्ड बनाने वाले सैरशुदा कार्बन कहलाते हैं। तो सवाल आ सकता है कि सिंगल बॉन्ड बनाने वाले सैरशुदा कार्बन कौन कौन से हैं? तो आपको इसका जवाब में मीथेन, इथेन और प्रोपेन के नाम याद आ जाना चाहिए। ये ऐसे हैं जो हमेशा कहरी बंदिश यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इनके फॉर्मूले भी मैंने आप लोगों को बता दिए, और यही आज मैं गूगल फॉर्म में भी पूछने वाली हूँ। सबसे सादा हाइड्रोकार्बन मीथेन है, सबसे सादा यानी किसी के साथ उसका ज़्यादा ये नहीं है, तो वो हाइड्रोकार्बन मीथेन है। और ये जो हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है ये अब इनके भी ग्रुप बने हुए हैं, तो ये ग्रुप जो है ये आल्केन कहलाता है, जिसमें हम वस्फ सिलसिले सब यानी कि होमोलॉजिकल सीरीज होता है। इस ग्रुप में हर एक मेंबर में पहले मेंबर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं। देखो हर एक के ग्रुप बने हैं, अल्केन, अल्काइन ऐसे ग्रुप बने हुए हैं। तो अल्केन का जो ग्रुप है, अल्केन के ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जिसके जो मेंबर उसमें शामिल होते हैं उस ग्रुप के अंदर, तो वो कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम इतने ही ज़्यादा रखते हैं, तब जाके ये अल्केन के ग्रुप में शामिल होता है। और अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें n कार्बन एटमों की तादाद को जाहिर करता है। और अल्केन हम वस्फ सिलसिले कुछ मेंबर के नाम सालमाती फार्मूले मदद से ले। देखो अब ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ टेबल बना हुआ है, ये टेबल के अंदर जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन ये जो नाम दिए गए हैं ये सालमाती फार्मूलों के साथ नाम दिए गए हैं।
ऐसे का हाइड्रोकार्बन और ऐसे एटम को अपने अंदर रखता है जो उस ग्रुप के हर एक मेंबर यानी ये जो केमिकल्स दिए गए हैं वो मेंबर, तो हर एक मेंबर में पहले मेंबर से एक कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो, यानी ये वाला जो पहला है तो इसके अंदर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है तो इससे ज़्यादा इसमें होगा। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फ़र्क हर एक में बढ़ता जाएगा तो वो अल्केन के ग्रुप में शामिल होते है। तो ये आपको समझना है, ये बहुत अहम टॉपिक है सैरशुदा कार्बनी मुरक्कबात का। तो आप लोग ये टेबल, ये होमोलॉजिकल सीरीज़ यानी कि अल्केन के ग्रुप को याद रखेंगे कि किस तरीके से अल्केन का ग्रुप बनता है और उस ग्रुप के अंदर कौन से केमिकल शामिल होते हैं, कौन से केमिकल के मुरक्कबात शामिल होते हैं। तो उसके नाम भी दिए गए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ये इतने नाम हैं जो ये अल्केन के ग्रुप में शामिल होते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम यानी हर एक मेंबर कौन, मीथेन, इथेन ये मेंबर हुए। तो इस ग्रुप के जो मेंबर है वो मेंबर कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम हमेशा ज़्यादा रखते हो, एक से एक में ज़्यादा का फ़र्क होता है तो वो अल्केन के ग्रुप में शामिल होते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के अंदर मैं सिर्फ एक ही टॉपिक आप लोगों को समझा रही हूँ। अब यही स्लाइड के ऊपर हम दूसरा टॉपिक इंशाल्लाह आने वाले पीरियड में समझेंगे। आपको वीडियोस मुकम्मल देखना है, गूगल फॉर्म के आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, बहुत कम रिस्पॉन्स है गूगल फॉर्म के, और नोटें कंप्लीट कीजिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो बेटा आज की वीडियोज़ में इतना ही, कल इंशाल्लाह हम इसी स्लाइड के ऊपर आने वाला टॉपिक समझेंगे। इसमें से जो भी अहम नुकात है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट